तो हमने कहाँ छोड़ा था, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महादेव भाई देसाई की लिखावट के बारे में। किसने लिखा ये लेख, स्वामी आनंद। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य जो सबसे आगे यानी बहुत प्रसिद्ध समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संचालक, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल संगठनों के जो इंस्टीट्यूशंस थी उनके जो संचालक थे, उनको जो चलाने वाले थे, पादरी यानी प्रीस्ट, ग्रंथकार यानी लाइब्रेरियन आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। तरह तरह के लोग गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते। शॉर्ट हैंड में तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको विस्तृत रूप से लिखते हैं। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। महादेव भाई तो लंबी लिखावट यानी शॉर्ट हैंड नहीं, पूरा का पूरा लिखते थे और जल्दी जल्दी लंबी लिखावट में लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप, मुकाम यानी अपनी मंजिल, मुकाम मंजिल पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके ठीक है कि नहीं करवाने के लिए भेजते, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौमा मात्र की भी भूल नहीं। वो लोग शॉर्ट हैंड में लिखते थे, फिर जाके उसको शॉर्ट हैंड का क्या मतलब, जैसे कोई बोल रहा है तो थोड़े थोड़े वर्ड्स लिख लिए और बाद में उसको विस्तृत रूप से लोग भेजते थे गांधी जी के पास कि आप ओके करो। उनमें भूलें आ जाती थी, परंतु महादेव भाई जल्दी जल्दी लिखने के बावजूद भी उनकी किसी भी लेख में, उनकी किसी भी चर्चा के विवरण में कॉमा तक की भूल भी नहीं आती थी। यानी इतने एक्यूरेट, इतने सक्षम, इतने कहें कि इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिशाली व्यक्ति कहीं मिल नहीं सकते। गांधी जी कहते हैं महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबा कर रह जाते। दांत में उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। अंडरलाइन कीजिए, दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। लोग कहते थे कि महादेव भाई से, यानी बजाय कि टाइपिंग की को बुक को, यानी आप टाइपिंग को महादेव भाई की हैंडराइटिंग से मिलाओ। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर यानी लगातार लिखने वाले, बिल्कुल एकदम सक्षम, एकदम एक्सपर्ट लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव भाई की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। जो लुई फिशर और गुंथर नाम वाले जो लेखक थे वो भी हिचकिचाते थे, पहले महादेव भाई के साथ वो अपनी टिप्पणियों को देख लेते थे। तो ये देखो, इसमें महादेव भाई की फोटो भी दिखाई है, ये देखो, ठीक है। तो हम आते हैं आगे पेज नंबर 60 पे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। अद्यतन यानी आधुनिक। तो महादेव भाई पढ़ते भी बहुत थे, उनका बहुत नॉलेज था, बहुत ज्ञान था, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिशाली थे। तो वो बुक्स भी पढ़ते रहते थे, जो भी आधुनिक बुक्स थी उस समय की, हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है राजनीति के बारे में सब उनके पास। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र जो मंथ में आते हैं एक बार, और पुस्तकें वे पढ़ते रहे।
कहीं भी जाते वो पुस्तकें पढ़ते रहते, उनका पास एक बैग होता था जिसमें बहुत सारी चीजें भरी होती, अथवा यंग इंडिया और नव जीवन के लिए लेख लिखते रहते, यानी कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का काम करते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हजाते रफा करते, किसी को इस बात का पता नहीं चलता था। मतलब इतने वो व्यस्त थे, इतने व्यस्त रहते थे, ट्रेन में कभी जाना, कभी जो है वो महात्मा गांधी के साथ अगर ट्रेन में जाए तो रास्ते में जगह जगह जो है वो रुकना पड़ता था उनको, और कहीं पर जो है उनको इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वो कब खाते हैं, कब करते, कब नहीं करते, ये सब बातें किसी को पता नहीं चलती। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते, इतने एक्सपर्ट थे। 1 घंटे में 4 घंटे का काम, काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, जैसे महात्मा गांधी चरखा सिखाते थे वैसे महादेव भाई भी गाते थे। अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं यानी बिजी शेड्यूल, जो उनका बहुत बिजी जीवन था, के बीच में भी वह कातना कभी नहीं छूटते थे। रोज कातना, सूत कातना है, सूत से खादी का धागा बनाना, जैसे महात्मा गांधी ने। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, जमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। राइट, तो लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। जो बिहार और उत्तर प्रदेश, एक मिनट आ गया है। तो जो बिहार उत्तर प्रदेश के इतने उपजाऊ मैदान है, गाद यानी गाढ़ी चीज, तलछट है, लाल का कीमत वाले गाद के बने हैं। तो बहुत अच्छी हरियाली है वहाँ पे, घास है। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा, यानी एकदम सुंदर कालीन बिछा हुआ ऐसा घास वहां पर उगा हुआ है, तो एक भी पत्थर नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन साफ सुथरा। इसी तरह महादेव भाई के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। यानी इतना उनका व्यक्तित्व जो है वो निर्मल था, स्वच्छ था, सुंदर था, कि लोगों को एक भी बात, इसकी तुलना कैसे की, जैसे कि आप एक ग्रीन ग्रास पे चल रहे हो, उसमें एक भी पत्थर नहीं, उसी तरह महादेव भाई का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी बात किसी को चुभ जाए, ऐसी नहीं। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। दूधों नहला देना यानी सराबोर हो जाना, उनकी निर्मल छवि में डूब जाना। तो इतना लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व था, इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व। उनमें सराबोर होने वाले के मन में उनकी इस मोहिनी मोहिनी यानी आकर्षित करने वाली का नशा कई कई दिन तक उतरता ना, यानी सराबोर यानी डूब जा, यानी लोग महादेव भाई के संपर्क में जो लोग आते थे वो इतना खुश हो जाते थे, इतने प्रसन्न हो जाते थे कि महादेव भाई का जो आकर्षण है वो कई दिनों तक उनसे उतरता, यानी उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर